मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, कल मैंने आपको बताया था कि लग्ने वे सुखे वापी सप्तमे अष्टमे कुजे शुभ दृग योग हीने च पति हंति न संशय। अगर लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में मंगल कहीं भी बैठा है तो अगर वो स्त्री की कुंडली है तो पतिहंता योग बनता है। इसी प्रकार से अगर वो पुरुष की कुंडली है तब देखिए क्या कहते हैं, स्त्री हंता परिणीता चेत पतिहंत्री कुमारिका तथा वैधव्य योगस्य भंगो भवति निश्चयात्। और अगर वो योग अगर पुरुष की कुंडली है तो वो पत्नी हंता कुंडली कहलाती है। तो अगर पति हंता स्त्री का विवाह पत्नी हंता पुरुष से करा दिया जाए तो वो यह दोष समाप्त हो जाता है। अच्छा, और देखिए कुछ और भी इसके मंगल के इन स्थानों में बैठने से भी वो दोष खत्म हो जाता है। वो किस परिस्थितियों में मैं आपको बताता हूँ। तीसरा श्लोक है, लग्ने अजय व्यय चापे पाताले वृश्चिके स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषो न विद्यते। मतलब अगर मंगल, मैंने आपको बताया कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में बैठा है तो मांगलिक दोष होता है। अगर पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, दोनों की कुंडली में, दोनों में अगर बैठा है तब तो शादी हो सकती है। अच्छा, इन पांचों भावों में बैठने के बाद भी कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां मंगल बैठता है तो वहां मंगल दोष नहीं है। जैसे लगन भाव में मंगल बैठा है तो अगर लगन भाव में मंगल मेष राशि में बैठा है तो मंगल दोष नहीं माना जाएगा। मंगल अगर चौथे भाव में बैठा है तो मांगलिक हो गया, लेकिन अगर वो वृश्चिक राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। मंगल यदि 7वें भाव में बैठा है तो मांगलिक है, लेकिन अगर वो वृषभ राशि में बैठा मंगल है, मंगल यदि 7वें भाव में वृषभ राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। मंगल यदि 8वें भाव में बैठा है तो मांगलिक दोष हो गया, लेकिन 8वें भाव में अगर वो कुंभ राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं होता। अगर वो चतुर्थ भाव में भी बैठा, कर्क राशि में बैठा है, क्योंकि तो वहां वो नीच हो जाता है, इसलिए ये दोष नहीं लगता। मंगल यदि 12वें घर में बैठा है तो मांगलिक दोष है, लेकिन अगर वो 12वें घर में धनु राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। उस तरह से सारे लोग बता देते हैं कि अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष है। ठीक है, मांगलिक दोष है, लेकिन अगर वो, फिर से सुनिए, अगर मंगल प्रथम भाव में बैठा है तो मांगलिक है, लेकिन अगर वो मेष राशि में बैठा है, क्योंकि अपने स्वराशि में बैठा है, तो मंगल का दोष नहीं लगेगा। चौथे भाव में बैठा है, मांगलिक है, लेकिन अगर वो वृश्चिक राशि में बैठा है, स्वघर में बैठा है, तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, मंगल अगर 7वें घर में बैठा है तो मांगलिक है, लेकिन अगर वो वृषभ और मकर राशि में बैठा है, वृषभ राशि शुक्र की होती है, विवाह के कारक होते हैं, और मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, अगर इस तरह से मंगल सप्तम में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। और यदि 12वें घर में बैठा मंगल तो मांगलिक दोष है, लेकिन अगर वो धनु राशि में बैठा है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। जैसे अजय लग्ने वे चापे पाताले वृषिके स्थिते
वृषे जाए घटे रेंद्रे भौम दोषो न विद्यते। इन राशियों में अगर इन भावों में मंगल बैठते हुए इन राशियों में बैठा है, अजय लग्ने, व्यय माने बढ़ावे भाव में, अजय माने मेष राशि में बढ़ावे, और पाताले वृश्चिके स्थिते, वृषे जाए घटे रेंद्रे, रेंद्रे माने 8वां घर, घट माने होता है कुंभ राशि, वृषे माने होता है वृष राशि, और जाए माने होता है 7वां घर। और चौथा श्लोक देखिए, धूने मृगे कंक चाष्टो भौम दोषो ने विद्यते। अगर वो मंगल अगर सप्तम में अगर वो मकर राशि में बैठा है और अष्टम में अगर वो कर्क राशि में बैठा है, कंक चाष्टो माने कर्क राशि अष्टम में, तो भौमो दोषो ने विद्यते, भौम दोष नहीं लगता। महोदय, ये बृहत पराशर होरा शास्त्र पर आधारित मंगल की विवेचना है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। पराशर जी कहते हैं, अब पराशर जी कितना बड़ा ज्योतिषी और कौन होगा जिन्होंने ज्योतिष की पूरा विवेचना की है। और चौथे श्लोक में देखिए, 5वें श्लोक में मंगल दोष नहीं लगेगा, उसमें एक कारण और है। क्या? सबले गुरु भृगवा लग्ने धूने अपि अथवा भाव में वक्रणे नीचार गृहे वार्क अस्थे पिता न कुंज दोष है। सबले गुरु भृगवा, अगर लगन में सबल के गुरु हों, बलवान गुरु हों, और लगन में अगर बलवान भृगवा हो, भृगवा माने होता है शुक्र, लगन में अगर बलवान गुरु हो, बलवान शुक्र हो, तो भी भौम का दोष, भौम माने मंगल जी होते हैं, मंगल का दोष, ये सब न रहने के बाद भी मंगल का दोष नहीं माना जाएगा। अच्छा, बकरणी नीचार गृहे वार्क अस्थे पिता न कुंज दोष है, अथवा मंगल स्वयं बकरी हो, नीच घर में बैठे हो और वो स्वयं अस्त हो, तो भी वो दोष देने की क्षमता खत्म कर देते हैं। मंगल बलहीन हो जाते हैं तो वो दोष क्या देंगे। इस तरह से फिर से सुनिए, अगर मंगल, अगर गुरु और शुक्र लगन में बलवान बैठे हों तो भी मंगल का दोष नहीं लगता, मंगल कहीं भी हो। और अगर स्वयं मंगल जी अस्त हो, बकरी हो या नीच घरों में हो, तो भी इतना बलहीन हो जाते हैं कि उनमें कोई दोष देने की क्षमता खत्म हो जाती है। छठा श्लोक देखिए, केंद्र कोणे सुवाढ़े त्रिषढाए अप्यत ग्रहा तदा भौमश्च दोषो न मदने मद परस्तता। केंद्र और त्रिकोण में, केंद्र कौन है? 1 2 3 4, 1 4 7 10, ये केंद्र भाव होते हैं। त्रिकोण भाव 1 5 और 9, 1 5 9 ये त्रिकोण भाव होते हैं। अगर इसमें गुरु बैठे हो, शुभ ग्रह बैठे हो, गुरु बैठे हो या कोई मजबूत शुभ ग्रह बैठे हो, अगर केंद्र और त्रिकोण में गुरु बैठे हो या कोई बलवान शुभ ग्रह बैठे हो, और त्रिषढाए अप्यत ग्रह, त्रिषढाए क्या होते हैं? 3 6 और 11, 3 6 11 भाव को हम त्रिषढाव बोलते हैं। अगर इसमें अशुभ ग्रह बैठे हो तो भी मंगल दोष होने पर भी मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं, मंगल दोष देने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर त्रिकोण में और केंद्र में बलवान गुरु या बलवान कोई शुभ ग्रह बैठे हो और त्रिषढाए में अशुभ ग्रह बैठे हो, तो भी मंगल का ये दोष नहीं लगता। 7वां देखिए,
गुरु केंद्र त्रिकोणे व लाभ स्थाने यदा शनि रिपु स्थान यदा राहु मंगली दोष नाशकृत। गुरु अगर गुरु महाराज जी हमारे, एक बात है कि गुरु जी अगर लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो जन्म कुंडली में कितने भी हजारों दोष को वो नाश कर देते हैं। इसमें गुरु की महत्ता बताई गई है कि गुरु अगर केंद्र और त्रिकोण में मजबूत स्थिति में बैठे हैं और लाभ स्थान में शनि बैठे हैं। लाभ स्थान ये होता है 11वां घर। 11 शनि 11वें घर में बहुत मजबूत हो जाते हैं। गुरु और शनि की महत्ता बताई जा रही है कि अगर गुरु केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों मजबूत होकर के, और शनि 11वें घर में अपने स्वराशि में बैठे हों, अपने उच्च राशि में बैठे हों, तो भी ये मंगल महाराज का दोष नहीं लगता। इस प्रकार से। और तीसरी, राहु, अगर राहु छठे घर में बैठा है तो भी मंगल दोष खत्म कर देता है। गुरु केंद्र त्रिकोणे व लाभ स्थाने यदा शनि रिपु स्थाने यदा राहु मंगली दोष नाशकृत। लग्न केंद्र और त्रिकोण में मंगल बैठा हो, 11वें भाव में शनि बैठा हो और छठे भाव में राहु बैठा हो, तो मांगलिक कुंडली होते हुए भी मंगल का दोष खत्म हो जाता है। और मंगल का दोष कब खत्म होता है? जब वर या कन्या दोनों 28 वर्ष के ऊपर के हो जाते हैं तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। ये जगत गुरु शंकराचार्य का कथन है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि यदि लड़के और लड़की यदि 28 साल के बाद हो जाते हैं तो मांगलिक दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और कैसे खत्म होते हैं? अगर मंगल गुरु और चंद्र के साथ बैठा हो, 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में मंगल अगर गुरु और चंद्र के साथ है तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। अच्छा, और एक जगह और मंगल दोष खत्म हो जाता है कि मंगल अगर अस्त हो, नीच हो, शत्रु क्षेत्री हो तो भी मंगल का दोष खत्म हो जाता है। मंगल में दोष देने की क्षमता ही खत्म हो जाती है। जो आदमी बीमार है, अपाहिज है, स्वयं मर रहा है, वो आपको क्या परेशान करेगा। इस प्रकार से मित्रों, आपने ये सुना होगा कि 1, 4, 7, 8, 12 में तो मंगल बैठे हैं तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन इसमें ये शर्तें अगर आ जाती हैं जो मैंने आपको बताया तो मंगल दोष नहीं माना जाता, तो वो मंगल कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इसका निराकरण मैं आपको बता दूं। एक चीज और है कि मांगलिक लड़की की शादी मांगलिक लड़के से होती है। जैसे लड़की के कुंडली में मंगलिक है, जैसे किसी लड़की की कुंडली में मंगल प्रथम भाव में बैठा है तो लड़के की भी कुंडली में मंगल प्रथम भाव में हो तब वो शुभ का अशुभ का शुभ हो जाता है। बहुत बढ़िया कुंडली मिलती है। दूसरी चीज, मंगल नहीं बैठे हैं, जिन स्थानों में मंगल बैठे हैं दूसरी कुंडली में उसी स्थानों में कोई पाप ग्रह बैठ जाए, शनि राहु केतु बैठ जाए तो भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। इस प्रकार से हम आपको मंगल के लक्षण बताए और मंगल का परिहार बताए, और उसके बाद भी अगली वीडियो में भी कुछ मंगल के विषय में विशेष चर्चा चलेगी। और अब मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार। वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा जो आप नहीं जानते हैं, और मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता, जो ग्रंथों में लिखा है एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो।